जो सिचुएशन पैदा हुआ है इसका मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। आप सही बताया। जी जो जोशीमठ आज हम लोग देख रहे हैं, आज से 6000 साल पहले वहाँ पर अर्थक्वेक इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड हुआ था। उसके जो डेब्री एंड हमारा ग्लेशियर्स भी रिट्रीट होकर के जब पीछे चला गया, जो मलबा छोड़ के गया उसी के ऊपर स्टार्ट हुआ था। तब इतना विस्तार नहीं हुआ था सिटी का, बट हम लोग इसके बारे में 1886 में एक हिमालयन गेजेटियर में एटकिंस ने ये बात ने कहा है। सो लॉन्ग बैक हम लोगों को इसका बारे में पता चलता है। जो सिचुएशन इस रीजन में जो फाउंडेशन स्टोन है क्वार्जाइटिक, नाइसिक एंड सिस्टोस क्रिस्टलाइन रॉक्स, वो थोड़ा वेदर्ड हो गया। वेदर्ड की वजह से उसके जो ऊपर से ओवरबर्डन प्रेशर आते हैं उसका सस्टेन पावर घट गया। तो सिचुएशन ऐसे जब था, एंड मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में यही चीज को कहा गया था कि इस पर कभी हेवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें खनन का काम बहुत साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। इसमें जो भी बिल्डिंग होगा, एक लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को उस तरह से मटेरियल यूज करना चाहिए जो लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक को सस्टेन कर सके। एंड लेकिन क्या हुआ 1976 के बाद ऑनवर्ड, ये इस पर्टिकुलर सिटी हिमालय में जितना सारी आपका हिली स्टेशंस मिलेगा, हिली टाउन मिलेगा, उसमें से जोशीमठ हैज गॉट स्पेशल अटेंशन, क्योंकि ये जोशीमठ हमारा जो हिमालय के विभिन्न क्षेत्र में जाने के लिए एक गेटवे है। आपका अगर ओली जाना है एज ए टूरिस्ट, आपका एज ए पिलग्रिमेज बद्रीनाथ जाना है, हेमकुंड साहिब जाना है, और आपको एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वहाँ पर ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर है, वहाँ पर जाना है। ये यहाँ से लोग ट्रेकिंग करने के लिए जाता है। तो क्या हुआ, इन कोर्स ऑफ टाइम जोशीमठ को लोग इस्तेमाल करने लगा, वहाँ पर हॉल्ट करने लगा। उसके बाद वो डिफरेंट जगह में अपना अपना, तो लॉट ऑफ पिलग्रिमेज, लॉट ऑफ ट्रेकिंग पीपल, लॉट ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर जब आने लगा, तो यहाँ का जो लोकल लोग, यहाँ का जो जो लोग बासिंदा है, वो लोग अपना अपना बिजनेस थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया। लॉट ऑफ टूरिस्ट, लॉट ऑफ लॉज, लॉट ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये लोग कंस्ट्रक्शन करने लगा। और वो भी एक डाउन स्लोप रीजन में, आपको मालूम ही है जो जोशीमठ 6000 फीट हाइट में है, और ऑल द हाउसेस, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, रेस्टोरेंट्स आर इनटू द डाउन स्लोप। हम लोग ये देखे हैं जो मकान बना है उसका मटेरियल्स भी हेवी इस्तेमाल हुआ है। जो मकान बना है उसके नीचे फाउंडेशन भी सही तरह से नहीं है, एंड जो ड्रेनेज पैटर्न है, नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न, वो ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया। उसके वजह से पानी जिस पाथ से जाना चाहिए था वो पाथ बंद हो गया, वो दूसरा पाथ लेकर के जब जाने लगता है तो वहां पर और ज्यादा स्ट्रेस पैदा करता है। तो यहाँ पर एक चीज और है, अगर डाउन स्लोप में आप देखेंगे चारों तरफ, there are lot many nalas are there, many rivers are flowing, Alaknanda, Dhalinanda, Daksala, all these things are there, and ये लोग पूरा जो मेल्ट वाटर है, जो हमारा नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर यहाँ के थ्रू जब जाने लगता है, तो डाउन स्लोप में एकदम फुट में जो टो है, टो में वो रिवर फ्लो का वजह से कटिंग होता है, जिसको हम टो कटिंग बोलते हैं। और जब क्या होती है, हाँ बिल्कुल समझाएं, हम चाहेंगे आप समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि कई बातें हैं इसमें। जैसे आप टो कटिंग की बातें बता रही है, टो कटिंग टर्म है, तो इसमें क्या रिवर, क्या उसकी तलहट को, जो जहाँ जोशीमठ है उसके जो तलहट में अगर हम चले जाएं, वहां नदी जो है वो उसको काट रही है, वहां की मिट्टी को और हटाती जा रही है, जिससे कि उसकी जो नींव है, फाउंडेशन है, जियोलॉजिकल फाउंडेशन है, वो पहले से तो कमजोर था और भी कमजोर होता जा रहा है क्या इस वजह से? एग्जैक्टली इसमें दो चीज हो रहा है, आपको मैं फिर बताता हूँ। जोशीमठ ऐसे हाइट में है और डाउन स्लोप में आपका बहुत सारी मकान, रेस्टोरेंट हुआ है, और ऐसे आपका रिवर फ्लो होकर के आ रहा है जो अलकनंदा है। जब उस रिवर में ज्यादा पानी जाता है, रिवर को जो बैंक है, साइड है, जिसका जोशीमठ का फुट पे वो टो में कटिंग कर रहा है, एंड उसके वजह से
क्या हो रहा है, कुछ पानी कभी अंदर भी घुस जा रहा है, वेदर कर जा रहा है, पानी जी, का जो रॉक है, रॉक का स्ट्रेंथ को घटा दे रहा है, रॉक ऊपर से एक बहुत सारा हेवी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो हुआ है उसको सस्टेन करने के लिए जो उसका कैपेबिलिटी था, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग, बिकॉज ऑफ द लूजिंग ऑफ सम ऑफ द स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, वो सब घट रहा है, कम रहा है, एंड उसके वजह से ऊपर से जितना लोड आ रहा है वो उसको सस्टेन सहन नहीं पा रहा है, एंड उसके वजह से वो सिंक हो रहा है। दिस इज वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर मैंने बताया, नेचुरल फ्लो ऑफ से जो चीज नीचे हो रहा है, ये जी, नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है, ये एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस से हो रहा है। इसके अलावा इस रीजन में हम लोग देखे हैं, जो पहले भी 1990 में भी 1999 में चामोली में अर्थक्वेक आया था 6.8 मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी वल्नरेबल दिस रीजन, सेस्मिक जोन 5 हाईएस्ट सेस्मिक जोन में पड़ता है। और इस रीजन में बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्लोप रीजन, स्लोप इंस्टेबिलिटी है, पानी घुस जाता है अंदर में, पानी घुसने के बाद उसमें एक प्लेन ऑफ वीकनेस पैदा करता है, जिसके ऊपर से सब गिरने का और ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे आने का संभावना बहुत इंक्रीज हो जाता है। अभी इस रीजन इतना स्ट्रेस हो गया सरफेस लोड से, बिकॉज ऑफ हेवी कंस्ट्रक्शन, सब सरफेस प्रोसेस जी, से, क्लाइमेट इंड्यूस्ड फेनोमेना, जो ढालीगंगा ऋषिगंगा में इतना सारी पानी 2022 में एंड वो डेबरी लेके आया था, उसमें इरोजन बहुत ज्यादा हुआ था, रॉक इरोजन, सैंड इरोजन एंड रॉक कटिंग, स्लो कटिंग में जो बता रहा है, इतना सारी प्रोसेस चल जी, रहा है। तो वो जो जिसके ऊपर जोशीमठ खड़ा है, वो पूरा एरिया ही आपका सब सरफेस से भी स्ट्रेस हो रहा है, सरफेस लोड से भी स्ट्रेस हो बिल्कुल। रहा है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड फिनोमेना भी स्ट्रेस कर रहा है। तो इसके वजह से ये फ्रेजिलिटी पहले से ही मालूम है, हिमालयन रीजन वेरी फ्रेजिबल है, इसका इकोसिस्टम को हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इतना सारी फैक्टर एक साथ में आने के बाद कुछ खनन का काम भी हुआ है, जिसमें टनल कंस्ट्रक्शन होता है, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें से अगर सही तरह से साइंटिफिक मेथड फॉलो किया जाता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट जितना पड़ता है, अगर वहां पर नॉन साइंटिफिक वे में वो कटिंग करे आइडर रोड के लिए और टनल के लिए, तो हिमालय के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इस रीजन के ऊपर ज्यादा होता है। वो बहुत तरह एक्टिविटीज एक साथ में प्ले किया है इस रीजन में। और इस रीजन हिमालय का डिफरेंट प्लेस में जाने के लिए भी एक रूट हो गया, जिसके वजह से इतना सारी चीज एक साथ में डेवलपमेंटल एक्टिविटी का वजह से सिंकिंग हो रहा है, और क्रैक डेवलप हो रहा है, फ्रैक्चर डेवलपमेंट और बिल्डिंग। जी। डॉक्टर कालाचांद साई, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह कहा आप बता रही हैं कि इस रीजन में बहुत सब सरफेस एक्टिविटी है, टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है? क्या किस तरह से इस हिमालयन रीजन में क्या सब सरफेस एक्टिविटी हो रही है जो इस रीजन को और भी कमजोर बना रही है? और अगर हम जोशीमठ की बात करें तो इस पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। तो अब हम इस टर्म को आप हमें समझाएं कि टेक्टोनिकली एक्टिव क्या है ये, और सब सरफेस एक्टिविटी क्या हो रही है? यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट की आप बात करते हैं, वहां किस तरह की एक्टिविटी हो रही है? देखिए, हम लोग जब जो लोग जियोलॉजी समझते हैं उन लोग के लिए इजी होगा, जो लोग जी, नहीं समझते हैं उन लोग के लिए मैं एक सिंपल टर्म में बताता है। जो सभी लोग को मालूम है जी, दैट इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस का वजह से ये हिमालय जी, बिल्ड हुआ था 55 मिलियन ईयर्स पहले से शुरू हो रहा है। अभी भी ये इसमें साथ हम्म, साथ में प्रोसेस, मतलब रॉक नीचे से ऊपर आ रहा है, एक्सक्यूमेशन हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। हम्म, दैट मीन एक प्लेट दूसरे के ऊपर ऐसे स्लीपिंग फास्ट हो रहा है। देन वहाँ का जो हम्म, रॉक है, रॉक डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्मेशन का मतलब है क्या, रॉक वहाँ पर बहुत स्ट्रेस हो जा रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और वो साथ साथ में जब हो रहा है तब वो कोशिश करता है कुछ अगर वीक जोन मिले उसके थ्रू वो निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं अर्थ। तो इस रीजन इतना सारी स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। वो स्ट्रेन एनर्जी जी, इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक इस रीजन में हमेशा कुछ ना कुछ स्मॉल मैग्नीट्यूड हो ही रहा है। हमारा 1999 में मैंने अभी पहले बताए थे 6.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हुआ था चामोली में। 1991 में जी, उत्तर कच्छ में हुआ था। 2017 में रुद्रप्रयाग में हुआ था 5.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक इस रीजन में आता रहता है, एंड अर्थक्वेक इज नथिंग बट
जो स्ट्रेन एनर्जी दोनों प्लेट का जी। कन्वर्जन की वजह से सब सरफेस में एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कभी-कभी निकाल के आ जाता है वीक ज़ोन के थ्रू। ये टेक्टोनिकली ये रीजन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इसके में नॉर्थ में एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल फॉल्ट है जिसको हम लोग वैकुंठ फास्ट बोलता है, मेन सेंट्रल फास्ट बोलते हैं। वो उससे एनर्जी निकालने के लिए थोड़ा इजी पाथ होता है, एंड ये सेस्मिसिटी इस रीजन का बहुत ज़्यादा है। ये है आपका कन्वर्जेंस एंड सबसरफेस प्रोसेस, एंड उसके वजह से सेस्मिक एक्टिविटी। और जब सेस्मिक एक्टिविटी होता है तो नीचे से जब एनर्जी ऊपर आ जाता है, एक्सप्लोशन हो जाता है, रॉक थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है जो ओरिजिनल पोजीशन में था उससे, तो उसके वजह से भी कुछ ना कुछ टिल्टिंग, कुछ ना कुछ बोल्डर, बहुत तरह चीज यहाँ पर पैदा हुआ है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है, सबसरफेस यानी ज़मीन के नीचे जो एक्टिविटी हो रही है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का जो आपस में लंबे समय से ये चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं और उस लिहाज से ये हिमालयन रीजन बहुत ही सेंसिटिव है। साथ ही आपने बताया कि किस तरह से जो जब चमोली में घटना हुई थी, तो उसके बाद जो बहुत सारा मलबा बहकर आया, उसने भी इसको नीचे से तलहट से जोशीमठ के पास के इलाके को काटा। और साथ ही आप ये बता रहे हैं कि जिस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है जोशीमठ में, तो वो इस तरह की नहीं हो रही कि वो साइंटिफिक हो। और वहां से अब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, जिस तरह के घर बने हैवी मटेरियल से बने, जो पानी बहकर आता था वाटर स्ट्रीम्स का नीचे, वो रुक गया। तो वो कहीं से भी पानी निकल रहा है, जमीन कहीं से भी फट रही है। और सेस्मिक जोन 5 की आपने बात करी कि ये काफी डेंजरस इलाकों में आता है। तो क्या वहां जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन। जी। या एक चीज मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, जो साइंटिफिक वे में जब कोई रिकमेंडेशन जाएगा उसी जगह में ही होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पर रोड होना चाहिए, कहाँ पर टनल होना चाहिए, अगर वहाँ पर टनल होगा, रोड होगा, तो हिमालय के ऊपर स्ट्रेस कितना आएगा, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर स्ट्रेस कितने होगा, एक जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोटेक्निकल सर्वे के थ्रू हम लोग एसेस करते हैं। एसेस करने के बाद रिपोर्ट बनाते हैं। ऐसे नहीं कि किधर भी हम साइंटिफिक वे में रोड बना देंगे, किधर भी टनल बना देंगे, वो भी एक असेसमेंट के बाद ही कितना चौड़ा रोड बन सकता है और टनल हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस रीजन का फैसिलिटी जब तक पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम लोग रिपोर्ट नहीं सकेंगे, तब भी वो साइंटिफिक वे में भी अभी जो स्थिति है यहाँ पर तो कुछ एक्टिविटीज होना नहीं चाहिए। अभी टाइम बीइंग यहाँ पर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कंस्ट्रक्शन का हो और ये ऐसे डिगिंग का हो, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि अभी ये सिचुएशन थोड़ा ग्रेव हो गया, सिचुएशन थोड़ा हाईएस्ट लेवल में पहुंच गया। अभी किसी के वजह से इस रीजन में पूरा लैंडस्लाइड आ सकता है। हम लोगों का शंका ये भी है कि अभी जनवरी एंड में और फेब्रुआरी बिगिनिंग में अगर कुछ बारिश हो गया, जिस तरह से क्रैक्स डेवलप हुआ है, अगर उसके अंदर पानी घुस गया, तो दैट विल एक्ट एज ए प्लेन ऑफ वीकनेस, उसके ऊपर से पूरा हाउस, कंस्ट्रक्टेड हाउस एंड पूरा मिट्टी, पूरा जो रॉक फॉर्मेशन नीचे गिर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड्स, वो होने का है। अगर वहां पर अर्थक्वेक भी, छोटा अर्थक्वेक भी आ गया, जो सिचुएशन अभी है, उसमें भी हमारा आपदा आने का बहुत ज्यादा संभावना है। जी। डॉक्टर कालाचंद साई, आपसे भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह इस की हम बात कर रहे हैं, क्या इतनी एनर्जी उस एरिया के नीचे एक्यूमुलेटेड है? क्योंकि जो भूकंप आते हैं, तो क्या ये एरिया फॉल्ट लाइन पर है और कि कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से ये बहुत ही संवेदनशील इलाके में है जोशीमठ, तो क्या यहाँ कभी भी भूकंप, कभी भी लैंडस्लाइड, क्या इतनी एनर्जी एक्यूमुलेटेड है नीचे? और क्या ये फॉल्ट लाइन पर है जहां से भूकंप आता है? तो मतलब अगर अब हमारे व्यूअर्स को समझा पाए भूकंप कैसे आता है, एनर्जी रिलीज होती है फॉल्ट लाइन से, तो क्या वो ऐसी जगह पर, ऐसे रीजन में है जहां इन दोनों की संभावना है? यस, देखिए जोशीमठ के नॉर्थ में एक मेन टेक्टोनिक एंड जियोलॉजिकल फॉल्ट है, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं एमसीटी या वैकिटाथास्ट। जो सब सरफेस में प्रोसेस के बारे में हम पहले बताया है, उससे जो रॉक डिफॉर्मेशन हो रहा है, रॉक जो स्ट्रेन हो जा रहा है, उससे जो एनर्जी एक्यूमुलेटेड है, वो चाहते हैं कभी भी उसको मौका मिले, किधर से भी कुछ वीक जोन मिले, उसके थ्रू निकाल के बाहर आने के लिए।
and AE have fault line or geological line जो act as a path for the release of that वो एनर्जी जो accumulated हो गया सब सरफेस में वो उससे थ्रू आने का एक पाथ बना देता है। ये फॉल्ट लाइन इसी का नॉर्थ में ही है जो मैंने जो बातें कर रहा है एमसीटी एंड बरकीत खास के बारे में। एक तो एक चीज हो गया। दूसरा चीज जब ये टाउन बिल्ड होता है एंड जोशीमठ का सिचुएशन भी ऐसे है, इसके जो डाउन स्लोप में बहुत सारी मकान बनाए हैं वो मकान एक स्लोप जी का जो एस्पेरिटी है, स्लोप का जो कार्वेचर है, इसके जो जिस तरह से रॉक स्ट्रेंथ है, मटेरियल है और जो लिथोलॉजी है, ऑल दिस फैक्टर्स इसके हम लोग अगर देखें तो उससे कौन पार्ट ज्यादा ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स है, कम ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स एंड मीडियम ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड हम मैप बना सकते हैं, हम लोग बनाया भी है। इससे पता चलता है जी कौन रीजन ज्यादा ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स। लेकिन लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करने के लिए 3 फैक्टर काम करता है। वो 3 फैक्टर में फर्स्ट है अगर वहां पर रेनफॉल हो गया तो इफ वी नो द जी रेनफॉल थ्रेशोल्ड तो वो हमको यू हेल्प करता है टू फोरवन लैंडस्लाइड उस रीजन में। अगर वहां पर टेक्टोनिकली कुछ मूवमेंट होने लगा बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक उसमें भी लैंडस्लाइड होने का संभावना होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इम्पैक्ट ऑफ द caused by the anthropogenic behavior, anthropogenic some sort of activities। उसमें आपका मान लीजिए ड्रिल कर रहा है, कोई हेवी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लोड नहीं ले पा रहा, सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का वजह से भी हो सकता है। तो जब इस रीजन को हम लोग मैप करते हैं तो देखे हैं ये लैंडस्लाइड का हाईएस्ट सस्टेनेबल जोन में है। कभी भी इसके ऊपर बारिश आएगा तो गिर सकता है, कभी भी इसको टेक्टोनिक मूवमेंट बाय अर्थक्वेक होगा तो ये गिर सकता है इस तरह से। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हो ही रहा है इस रीजन में, इतना सारी लोड ऊपर से आ रहा है जो नीचे का बेसमेंट और फाउंडेशन रॉक उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं है जो वो सस्टेन कर सके, वो सिंक हो रहा है, वो सब्सिडेंस हो रहा है। जी, जो आपने समझाया कि सब्सिडेंस क्या होता है, जोशी मठ में लैंड सब्सिडेंस है वो क्या है, कि वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत सारा भार डाल दिया गया, रेस्टोरेंट्स, होटल, टूरिस्ट स्पॉट, कंस्ट्रक्शन, जरूरत से ज्यादा मकान और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, फिर सड़कें बनाई गई, तो वो इसके लिए था नहीं। अब साथ ही आपने ये बताया कि वहां पर जिस तरह से अगर हैवी बारिश आ गई तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, तब कुछ बह के आ सकता है। भूकंप आ गया क्योंकि वहां पर सेस्मिक जोन 5 में है, डेंजरस जोन में है, वो हिमालयन रीजन है, टेक्टोनिक एक्टिविटी टेक्टोनिकली काफी एक्टिव है, नीचे यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट की जो एक्टिविटी चल रही है, सब सरफेस एक्टिविटी की आपने बात की। साथ ही अगर पानी बह के बहुत आ जाता है, जैसे चमोली में जब हादसा हुआ था तो उसमें जिस तरह से पानी बहकर आया उससे भी बहुत काटा नीचे तलहट में जोशीमठ के पास। और आपने एक बताया कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, कि अगर मान लीजिए ये इलाका सबसे ज्यादा जो इस पर सवाल उठा रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट, वो ये उठा रहे हैं कि जो यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, क्या ये इलाका बोरिंग के लिए, ब्लास्टिंग के लिए, टनल बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए सुरक्षित था? किस तरह से वैज्ञानिकों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और एक तरह से किसी आपदा को आमंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ाया?